दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम बीच बीच में जो है आप से जब बात करते हैं तो एक हमारा पसंदीदा एक प्रकार है जिसको वो वैसे हास्य में आता है, हास्य विनोद में माना जाता है। उसको कहते हैं कटाक्ष, सटायर, व्यंग, है ना। तो वो हमें बड़ा पसंद है और हम जानते हैं कि आपको भी बड़ा पसंद है, आप देखते हैं हमारे वो कार्यक्रम। तो आज उस व्यंग को जो है इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरे कार्यक्रम में बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ आज जो हैं वो जुड़ने वाली हैं, वो बहुत बढ़िया व्यंगकार हैं। डॉक्टर मेडुसा से आप परिचित हैं, आप ने पहले एक बार हमारे साथ उनको देखा हुआ है और आप उनको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, सुनते हैं और मुझे पता है क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं, तो आप बड़ा पसंद भी करते हैं। तो आज हमने उनको आमंत्रित किया, डॉक्टर साहब मेडुसा को, कि भाई आप आइए। और अब देश में तो बहुत कुछ हो ही रहा है। हमारा देश ऐसा देश है कि जहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है और जब तक प्रधानमंत्री के पद पर मोदी साहब है तब तक को हमको गारंटी है, उनकी एक गारंटी हमको पता है जो सच साबित होने वाली है हमेशा, वो ये है कि ऐसा कुछ न कुछ होता रहेगा जिस पर हमको बात करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर मेडुसा जी को हम हमारे साथ जोड़ देते हैं और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। आपका फिर से स्वागत है 4 PM पर। थैंक यू सो मच मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। दोबारा मुझे बुलाया है तो जरूर पहला वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा फिर। सबको अच्छा लगा था और बीच में मेरी गलती भी है। मैंने एक बार इनको बोला कि हम लोग कार्यक्रम करेंगे और मैं ही भूल गया। तो मैंने उनको लिंक भी भेजा। तो वरना ये तीसरी बार उनकी मुलाकात होती आपसे। पर अगर मैं वो आपके वो कॉल सेंटर जो भाजपा का होता है और दूरदर्शन वगैरह तो आपका मैं देखता ही रहता हूँ बेसिकली। तो वो कॉल सेंटर में कुछ है, नई बात आई है क्या? अरे भैया, कॉल सेंटर तो बहुत बिजी था, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन वैसे कॉल सेंटर से पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपके पीछे एक किताब है, वो कौन सी किताब है? पीछे जो एक लाल वाली किताब। हाँ अच्छा, ये हाँ, ये लाल रंग की दिख रही है मुझे, ये चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है कहीं? अच्छा, ठीक। शक्ति के 48 नियम, 48 नियम, ठीक ठीक है, ठीक है, ये वाले ठीक है। मुझे लगा था कि कहीं चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन अब राहुल गांधी टाइम से उनसे इंस्पायर होके चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन लेके तो घूम नहीं रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया था। देखिए हमारे पीछे भी ग्रीन कलर का स्क्रीन है। आप ये मत सोचिए कि हम पाकिस्तान का फ्लैग लगा के घूम रहे हैं, ये बस ग्रीन स्क्रीन है। इसके पीछे हम इसको लगा के हम अपने वीडियो वगैरह बनाते तो कुछ भी डाल सकते हैं, इसीलिए ये ग्रीन स्क्रीन है। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, इससे पहले की जो भक्त मंडली है या कहीं की और थोड़ी सी जो इनकी खान मार्केट गैंग है तो वो मुझे अपना समझने लग जाए, इससे अच्छा मैं ये वो कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। और जहां तक मेरे कॉल सेंटर की बात है, कॉल सेंटर बहुत बिजी था। इलेक्शन के रिजल्ट के दिनों से बहुत बिजी था, क्योंकि पहले तो जब आप 400 का वो करेंगे और उसके बाद आएंगे आपके 240, तो उसको रफू भी तो करना है ना। इतना बड़ा फट गया, 400 सेंटीमीटर का फट गया, तो रफू करने के लिए 240 तक टांके लगे। तो उसके बाद फिर बताना पड़ेगा कि भैया कैसे बताओगे, क्या करोगे। तो वो एनडीए सरकार वाला हमने चलाया। फिर जो आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार की जगह अब एनडीए सरकार बोला जाता है, या मोदी सरकार की जगह एनडीए सरकार बोला जाता है। वो हमारे कॉल सेंटर का किया धरा है। तो हमने बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है इस विषय में। हमारा थोड़ा सा फेलियर रहा कि हम लोगों ने दोबारा से हमने राहुल गांधी को, या जो अभी नेता प्रतिपक्ष है उनको हमने पप्पू बनाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉपो का ही पप्पू बन गया। तो ये एक हमारा फेलियर रहा है, हम मानेंगे, इसकी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन मैं रिजाइन नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है रिजाइन यूपीए की सरकार में हुआ करता था, एनडीए की सरकार में रिजाइनेशन वगैरह नहीं होता। तो मैं रिजाइन तो नहीं करूंगी अपने कॉल सेंटर की पोजीशन से। बाकी सब ठीक है। फिलहाल तो सर हमारे घूम रहे हैं बाहर, नहीं सॉरी, घूम नहीं रहे हैं, राजनीतिक दौरे पर गए हुए हैं, सॉरी। अच्छा, उससे मुझे याद आया कि वो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कि वो ताजा अभी उन्होंने हड़बड़ी में वो शपथ ले ली वो राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद तुरंत जो है वो एक दिन के लिए ही सही, कारण क्या था दुनिया में किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो इटली चले गए। मतलब वो क्या था, ये कुछ
खास देश की आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता है कि इटली से इतनी मोहब्बत क्यों है। मतलब गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कुछ सोच समझ के गए होंगे, इतना सोच लीजिए। अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी भी जैसे वो मॉस्को में है, रशिया में है। तो देखिए आप लोगों की सोच ना बहुत बहुत छोटी हो गई है। आप लोग सिर्फ देश के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। मुझे लगता है हमें ग्लोबल, एक वैश्विक चिंता की जागरण की जरूरत है, और उसी वैश्विक चिंता को हमारे सबके सारे भारतवासियों के मन में उस वैश्विक चिंता को जगह देने के लिए और सबको उस तरफ सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं। और उन्होंने पहले ही दिन से ये कह दिया, क्योंकि हम लोग का आपको तो पता है 2047 तक तो कुछ होने नहीं वाला है। मतलब 2047 तक अमृतकाल हो जाएगा, तो 2047 की शुरुआत तो अभी से होगी ना, 24 से ही होगी। तो पहले दिन से आप ये देखिए, पहले दिन से उस इंसान ने एक ग्लोबल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए अपने लोगों में शुरुआत कर दी कि आप सोचो ही मत कि आपको देश में रहना है, आप तुरंत बाहर निकल जाइए, तुरंत आप इटली चले जाइए, तुरंत मॉस्को निकल जाइए। और इससे देखिए लोगों को प्रेरणा भी तो मिलती है कि आज के इकोनॉमी में जहां लोग भूटान, बांग्लादेश भी घूमने नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे लोग इटली जा रहे हैं। तो आफ्टर ऑल तो हमारे मोदी जी तो हमारे जैसे ही है ना, इंसान ही है, मिडिल क्लास आदमी है। तो इंसान है। अरे वो तो कह रहे हैं, वो तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे हैं, आप इंसान है कैसे? अरे देखिए, अरे बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, नहीं वो नॉन बायोलॉजिकल है तो वो अपने आप को कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग तो इंसान ही है ना। जैसे हम लोगों ने जब भगवान के रूप की कल्पना की, तो उसने ऐसा नहीं करा कि कोई जानवर होगा या कुछ और होगा। भगवान के रूप की कल्पना भी इंसान के स्वरूप में ही की, क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है। तो हम इंसान है तो हमारी सोच लिमिटेड है, तो हम वैसे ही देखेंगे। उनकी सोच अनलिमिटेड है ना। वो बहुत व्यापक सोचते हैं, उनकी सोच का कोई पार नहीं है। तो इसीलिए वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह सकते हैं। हम लोग बायोलॉजिकल हैं, तो हम बायोलॉजिकली ही सोचते हैं, और हमारी सोच भी बायोलॉजी के बॉर्डर से, बाउंड्रीज से लिमिटेड है। आप ये सोचिए कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमारे पास ऐसा एक व्यक्तित्व है जो इतना नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजी के बाउंड्रीज के आगे जाके सोच सकता है। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं है। एज भारतवासी हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, इस चीज का आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। और डायरेक्ट ईश्वर से उनकी बातचीत होती है, समझ के परे है। तो इसीलिए ज्यादा देखिए, समझ के परे जो चीजें होती है उनको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो देखिए, इटली की जो प्रधानमंत्री G20 में आई थी, मेलोनी जी, है ना, तो वो कितनी गर्मजोशी से हमारे प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया था, शेक हैंड करके। 1-1.5 मिनट का शेक हैंड चला था, और भी चलता अगर तो मेलोनी जी अगर तब मना नहीं करती तो। और ये गए जब इटली अभी, तो मेलोनी जी ने रुखा सुखा नमस्ते करके जो है दूर से ही, मतलब ये तो अपमान हुआ ना बिल्कुल। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए तब ये हमारे देश की, अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पितृसत्ता है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि वो महिला जो है, जो मेलोनी जी है, पहली बात तो है कि वो खुद भी, जो हमारे मोदी जी है, उनकी थोड़े बहुत जो फैशिस्ट ख्यालात है, उन ख्यालातों से वो रखती है, तारुफ रखती हैं, और उन ख्यालातों से वो एग्री भी करती हैं। कई बार उन्हीं के स्पीचेस में और उन्हीं के जो काम है इटली में, उन्होंने जो एज प्राइम मिनिस्टर किया है, उसमें देखा जाता है। तो इतनी सिमिलैरिटी है, आप देखिए। और उसके ऊपर से वो महिला जो है वो भारतीय संस्कृति को अपनाने की कोशिश कर रही है। हैंडशेक, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर है, बिल्कुल गलत। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग के कल्चर में ऑलरेडी कोरोना से बचने के लिए इतनी सारी चीजें थी। हम लोग हाथ नहीं मिलाते थे, छूते नहीं थे। हम लोगों ने तो प्रॉपर बड़े बड़े, मतलब अलग अलग कास्ट को भी अलग रख रखा है, जिनको हम लोग छूना अलाउड नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो महिला भारतीय संस्कृति को अपना रही हैं, नमस्ते कर रही हैं। तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम होने लग गई। आप भी, मुझे लग रहा है, खान मार्केट गैंग के सदस्य हैं मयूर जी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस प्रोग्राम में आके। हम तो जिज्ञासा बस पूछते, कौतूहल जो है हमारा। नहीं ज्यादा देखिए, किरण रिजिजू जी हैं हमारे प्रधानमंत्री के खास हैं। उन्होंने कहा था ये सवाल पूछने की आदत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो
थोड़ा सा आप सवाल भी जरा पीएमओ वगैरह से ले लीजिए, उन्होंने ब्रीफिंग निकालते हैं, वो स्मिता जी बताती हैं, स्मिता प्रकाश जी एनआई की, कि ब्रीफिंग निकलती है पीएमओ की। आपको नहीं पहुंचती क्या वो पीएमओ की ब्रीफिंग? नहीं, वो हम तक पहुंच भी नहीं सकते, क्या करेगा। या ऐसे ऐसे वो सार्केज्म करते करते लोग ऐसा समझने लग जाए कि मैं वाकई में इस तरीके से मेरी सोच है। तो बीच बीच में ऐसा डिस्क्लेमर देते रहना जरूरी है। ये भगत राम हमारे जो है भाई रविंद्र भाई, तो उनके साथ अभी ऐसे ही हमारा इम्प्रोम्प्टू होता है, हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं। अरे भगत भाई को भी बुला लेते, कितना मजा आता, कितना अच्छा आदमी हो। वो एक उन्होंने शुरू किया है, और वहाँ ऑफिस में कुछ कर रहे हैं, पूरा उधम मचा के रखे हुए मुंबई में। कहाँ पे? अरे उधर एक वो मुंबई में एक जगह पे उनको कुछ खड़ा कर रहे हैं, थोड़ा छोटा सा सेटअप वगैरह कुछ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं फोन करूंगी आज ही उनको। तो वो उसमें लगे हुए हैं, तो वो और फिर उनका वही है कि फिर ये वीडियो करना था, ये नहीं हो पाया, तो फिर उस पे लग जाते, तो उसमें अभी थोड़ा बिजी कर रहे हो। तो मैं कह रहा था, जब वो है ना होता है ना, तो फिर वो बहुत सारे दर्शक बेचारे जो है ये मान के चलते हैं कि ये सही में भगत है। सही में। तो स्पष्टता करनी पड़ती है कि भाई ये व्यंग है। हाँ, और अरे अभी पता है क्या हुआ था आपको? न्यूज लॉन्ड्री की टीम आई थी, उन्होंने एक पैनल किया था जिसमें मैं भी मौजूद थी। तो उन्होंने उसमें एक सवाल पूछा था बेरोजगारी वगैरह को लेकर। तो मैंने बोला था, और सेक्युलरिज्म, मतलब बेसिकली इलेक्शन के समय जो मुद्दे उठ रहे थे उन सारी चीजों के ऊपर वो किया था। तो मैंने उसमें शुरुआत में ही इसी तरह से व्यंग करते हुए कहा था कि देखिए आप लोग कितने अनफेयर हैं मोदी जी को लेकर, क्योंकि मोदी जी जितना सेक्युलर इंसान है ही नहीं आज के दिन पे। सेक्युलर पॉलिटिशियन, सेक्युलर राजनीति कोई है ही नहीं आज के समय में। क्योंकि आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए, अगर बेरोजगारी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण बेरोजगार है या सिर्फ हिंदू बेरोजगार है। हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है। अगर ब्राह्मण को नौकरी नहीं मिली है तो दूसरे कास्ट को भी नौकरी नहीं मिली है, या दलित को भी नौकरी नहीं मिली है। तो वो इतनी समानता है कि किसी को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि वो ये है, उन्होंने वो मतलब कम्युनल है, या फिर वो सबको एक दृष्टि से नहीं देखते। कितनी गलत बात है, और मैं इसकी उलाहना करती हूँ और मैं कंडेम करती हूँ आपके चैनल को इस तरह से। और उन्होंने क्या किया, इसी क्लिप को चलाया। ऑब्वियसली मतलब वो लोग तो जानते ही हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो उन्होंने इस क्लिप को चलाया, तो उनकी क्लिप के नीचे लोग कमेंट करने लगे कि मैं न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस तरीके के लोगों को लेके आते हैं। देन देयर वर सो मेनी अदर कमेंट्स कि ये पागल हो गई है ये औरत, क्या बोल रही है ये औरत, पढ़ाती है, शी इज अ प्रोफेसर, सब अपने बच्चों को क्या सिखाती होगी, स्टूडेंट्स को क्या सिखाती होगी। मतलब ये मुझे अपने एक्टिंग की और अपने व्यंग्य की मुझे एक मतलब प्लस पॉइंट लगता है। मतलब मेरे लिए शाबाशी की बात है कि लोग वाकई में ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन फिर कभी कभी यही ना बोलना भी पड़ता है कि भैया देखो हम सरकास्टिकली, मतलब आप सोचिए इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे वाकई में इस तरीके की लॉजिक देते हैं और मानते भी हैं इस तरीके के लॉजिक को। मैंने ऐसे भक्तों से बात की है। वो कौन सा वाला बाबा जो अपने आप को विष्णु का अवतार, हाथरस वाला इंसिडेंट वाला बाबा, अभी हाँ, भोलेनाथ, हाँ। उसमें मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे कुछ भक्तजनों के, उस बाबा के। एक महिला कह रही है, किसी ने पूछा उस महिला को कि आप तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती होंगी कि कल ये जब दुर्घटना हुई तो आप नहीं थी यहाँ पे, तो आप बच गई। मैं सुन के मतलब मैं ऐसे मतलब स्तब्ध हो गया, दंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो महिला कहती है कि नहीं, मैं तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानती हूँ कि कल मैं यहाँ पे नहीं थी। मुझे भी अगर मेरे शरीर को भी अगर रौंदा जाता, कुचला जाता, देखा मैंने जाता उस भागदौड़ में, और फिर मैं अगर अपनी जान गंवा देती, तो इससे बड़ा तो कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता था। मैंने कहा यार, ये लोग जो है ना, ये बेसिकली ये मनोस्थिति वाले, ये मानसिकता वाले लोग जो है, बिल्कुल वो है नरेंद्र भाई की सत्ता के जो जिसे कहते हैं ना कि वो नींव, या तो नींव, फाउंडेशन।
बिल्कुल बिल्कुल 100%। एक और वीडियो था जिसमें एक आदमी थे, उनके परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई थी और उनको पूछा गया था कि आप परेशान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो, एंड ही एक्चुअली बिलीव्स दिस बिकॉज ही सेड कि जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, सबका है, सबके पालन वो करता धरता है, सबका पालन पोषण करते हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि, उनको उनकी उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई गलती नहीं है। ये गलती जो है ये इंसान की है, जो जमीन पे जिन्होंने उनका कार्यक्रम रखा, जिन्होंने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया, उनकी गलती है, बाबा जी की कोई गलती नहीं है। And the conviction, he has lost 2 people in his family, लेकिन जो कन्विक्शन उनकी बात में था ना, जो बिलीफ उनकी बात में था, और ये चीज मुझे कर बहुत डर लगा, जो ये महिला का जो वो देखकर मुझे लगा ऐसे तो फिर ऐसे बाबा जी लोगों को तो कोई कभी भी मतलब सजा मिल ही नहीं पाएगी किसी तरीके के। जैसे अभी आप राम रहीम को भी देख लीजिए ना, उसका कितना 500वां पैरोल था अभी 10 साल की सजा में, वो कितने साल, मतलब आई थिंक इट वाज 100th पैरोल और समथिंग, इतना पैरोल पे वो जो बाहर थे। वो आदमी लिटरल मर्डरर है, लिटरल रेपिस्ट है, एंड वो कन्विक्टेड आदमी है, और कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोर्ट अपना काम नहीं करती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कभी कभी गुस्से में हम लोग जुडिशरी को गरियाते हैं, उसको गरियाते हैं, सिस्टम को गरियाते हैं, एग्जीक्यूटिव को गरियाते हैं, पर अल्टीमेटली हम लोगों को, हमारे जो लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनके विषय में या उनकी अकाउंटेबिलिटी वो करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि वो आदमी बाहर आएगा और उस आदमी को एक्सेप्ट करने वाले, उस आदमी की पूजा करने वाले, उस आदमी को पैसा देने वाले कौन लोग हैं? हम ही लोग तो हैं, हमारे जैसे लोग ही हैं। आसाराम बापू आज की डेट में भी अगर वो बाहर आ जाते हैं, क्या उनकी सभाएं फिर से नहीं लगेगी? क्या उनके वापस फिर से वहां पे महिलाएं नहीं पहुंचेंगी अपनी बच्चियों को लेकर? बिल्कुल पहुंचेंगी। सो ये इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग। और इनफैक्ट मैंने भी कुछ ही दिनों पहले किसका इंटरव्यू था, आई फॉरगॉट हु, वेयर दे वर, ही वाज टॉकिंग अबाउट, oh god, I forgot who it was, about godmen and ye, and the necessity, and not the necessity but the reason why such godmen exist हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इस तरीके के लोग कैसे क्यों रहते हैं, वो है कि अब जितनी ज्यादा गरीबी जितनी ज्यादा होगी, आप उतना ज्यादा एक ऐसे एंटिटी पे विश्वास करेंगे, एक ऐसी एंटिटी पे विश्वास करेंगे कि वो सब ठीक कर देगा। एक झटके में आपकी सारी गरीबी दूर हो सकती है, एक झटके में आपकी सारी परेशानियां, सब कुछ खत्म हो सकता है। और उस चीज के लिए, उस एक मिरेकल, उस एक, the word that person used was miracle. I'm completely forgetting किसका इंटरव्यू था, बट मुझे बिल्कुल सही लगी ये बात, क्योंकि गरीबी जितनी ज्यादा होगी, उससे बाहर निकलने की इच्छा आपकी उतनी प्रबल होगी। ये सिस्टम वैसा नहीं है कि आपकी उस इच्छा को वो रीइंफोर्स करे, या आपको एक स्कैफोल्डिंग प्रदान करे, या आपको एक सहारा प्रदान करे जिसके ऊपर खड़े होकर आप अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, है ना? तो आप उसी एक एंटिटी की तरफ आस लगाए बैठे रहते हैं, जो आपको लगता है कि आपके सारे कष्ट हर लेगी, दुख हर लेगी। और जब तक ये सिस्टम, जब तक इस लेवल की गरीबी है कि आप एक इनविजिबल किसी एंटिटी पे आप विश्वास कर सकते हैं, तब तक तो ये गॉडमैन नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि हाँ, मैं एक जरिया हूं वहां तक पहुंचने का, उस मिरेकल तक पहुंचने का। तो आप कुछ भी करोगे उस मिरेकल तक पहुंचने के लिए। और मैं देख रहा था कल प्रधानमंत्री जी को रशिया में, वही जो इकट्ठा किए जाते हैं इंडियन डायस्पोरा के जो लोग होते हैं, वहां जो उनको संबोधित कर रहे थे, और फिर जो वो अद्भुत एक वो उनका मायाजाल है, 5-15 जो है वो ही नारे लगाएंगे, लेकिन लगेगा कि सब ने नारा लगाया, सब उनकी, मतलब 5-10 लोग उनकी जय जयकार बुलाएंगे, लेकिन लगेगा कि मतलब ये तो कैमरा ट्रिक्स है, आपको पता ही है, मतलब क्योंकि आप थोड़ा सा भी पैन आउट करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कितने लोग होते हैं। तो वो सब, मतलब वो फिर से जो है, और बड़ी, मतलब उनको ये आश्चर्य तो अब वैसे नहीं होता है, लेकिन मयूर जी देखिए मयूर जी, अगेन मैं स्विच कर रही हूँ, ठीक है, फॉर द व्यूअर्स। मैं फिर आपको ये दृश्य दिखा दूं, उसके बाद आप हम स्विच कीजिए। पहले ये सुन लीजिए, बताइए। ये सुनिए। मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। अब ये बताइए, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है,
सही बात है। आपको इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हिंदुस्तान की मिट्टी के पहली बात तो यह है कि इतना बढ़िया एक जूम इन करके एक महिला की फोटो दिखाई गई मतलब मुझे तो लगा नैन कि सुख उनको लेके प्राप्ति। आए हैं शायद साथ में। पहले मुझे लगा कि शायद वो नहीं कोई नहीं, बड़ी ये व्यक्ति होगी, हम देखिए नहीं जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। आप विषयांतर कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी अपनी इस मिट्टी की महक लेके आए हैं। आपको इसमें प्रॉब्लम क्या है, मुझे पहले ये बताइए। वो मिट्टी किधर हिंदुस्तान है? की मिट्टी की महक लेकर गए हैं वो। मिट्टी इतनी सारी मिट्टी हमारे किधर यहाँ इतनी बढ़िया मिट्टी है। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी मिट्टी खराब है? हमारी मिट्टी चेहरे पर लगाकर उनकी कितनी ग्लो आई, आपने देखा नहीं है? हैं? पहले अरे कैसे वो लगते थे ग्लो आप? वो गोधरा वाला सुनिए एक सेकंड, वो बीबीसी का चीज जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें जो गोधरा वाला जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें आप उनकी फोटो, उनका वो देखिएगा, जो इंटरव्यू एक है उनका, उसमें देखिएगा उस टाइम पे कैसे लगते हैं। और तब से उन्होंने मिट्टी ही मिट्टी लगाई है अपने शक्ल पे, ठीक है? और देखिए उनकी शक्ल क्या ग्लो आता है आज की डेट में। आप भी लगाया कीजिए, आपके भी ग्लो आएगा। आप तो वीडियो में भी रहते भी है, करना चाहिए। देखिए एक दो पूरे कारण मेकअप इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान के मेकअप इंडस्ट्री को वो जमीन से जोड़ रहे हैं, मिट्टी से जोड़ रहे हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज पे। उस वही मिट्टी लगाकर जिस महिला पे पहले जूम किया गया ना, उनका जो निखार है यही मिट्टी लगाकर हुई। आपको क्या लगता है वो रशिया में रहती है, अच्छा खाती है, पोल्यूशन फ्री में रहती है, वो उनका हेल्थ केयर फ्री है और ये फ्री है, अलग अलग चीजें फ्री है, वहां पे कमाती है, रूबल कमाती है। हमारा इंडियन रुपीज में तो रूबल काफी स्ट्रांग है। उस हिसाब से देखा जाए तो तभी तो निखार आया है, तभी तो निखार आया है। तो वो आप भी किया कीजिए। मुझे इस बात का मतलब एकदम पसंद नहीं आ रहा है कि आपको वो मिट्टी की खुशबू लेके गए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, आपको तो परेशानी होगी ही, क्योंकि अल्टीमेटली परफ्यूम इंडस्ट्री में दबदबा किसका है? दुबई वालों का है ना, यूएई वालों का है। आपका कनेक्शन उधर होगा पक्का, इसीलिए आपको हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू से प्रॉब्लम आ रही है। समझ रही हूँ मैं सब कुछ। पर वो मिट्टी किधर थी? वो कहीं थी नहीं वो मिट्टी। अरे आप गजब आदमी। वो नॉन बायोलॉजिकल इंसान है, नॉन बायोलॉजिकल इंसान है। सामने कौन बैठा है? बायोलॉजिकल इंसान। हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। मिट्टी से ही तो हमारे शरीर बने, मिट्टी में मिल जाना है। आपने सुना नहीं है बचपन में? अरे देखिए, मोदी जी जब भी कोई बात करते हैं, उस बात की लेयर्स में लेयर्स होते हैं, प्याज की तरह। प्याज तो चलो वो खाते नहीं होंगे, वेजिटेरियन आदमी है। मशरूम खाते हैं, बहुत महंगा। लेकिन मशरूम में भी अगर आप देखेंगे तो मशरूम का भी मतलब अंदर तक पहुंचने के लिए, मशरूम के अंदर तक पहुंचने के लिए इसके लेयर्स निकालने पड़ते हैं। कई शिटाकी मशरूम टाइप के अलग अलग मशरूम्स होते हैं। वो तो शायद कितने कितने रुपए किलो का मशरूम होता है जो वो खाते हैं। बहुत महंगा होता है ना वो, कितने हजार रुपए का किलो होता है पर किलो, उतना वो मशरूम खाते हैं। देखिए, आप हम लोग की सोच, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारी सोच जो है वो बायोलॉजी के दायरों से लिमिटेड है। और ये आदमी जो है, ये नॉन बायोलॉजिकल अवतार आदमी, ये बायोलॉजी के बाउंड्री से परे सोचता है। इसीलिए वो मिट्टी नहीं लेके गए, बिल्कुल नहीं, लेकिन मिट्टी से बने हुए इंसान उनके सामने बैठे हुए थे। तो महक जो है वो क्या दुबई के परफ्यूम की होगी कि क्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे इंडिया के, हिंदुस्तान की मिट्टी की महक है वो। दुबई का कनेक्शन तो आपके साथ है, उनके साथ नहीं। उनका कनेक्शन मत निकालिए आप। उनका वो इंडिया का ही परफ्यूम होता है, गौमूत्र होता है उसमें और गोबर भी होता है शायद। आपका शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी से क्या निकलता है? खुशबू तो निकलती नहीं, पसीना निकलता है। खुशबू वाली पसीना बात चेहरे पे लगाइए, ग्लो लाइए आप। ये है। हम तो कहा वैसे, हम तो दिन में 1 आध घंटा बस कसरत कर लेते हैं, बाकी तो और कुछ कर नहीं पाते। मोदी जी तो दिन भर योग मुद्रा में रहते हैं, वो बात सही है। बिल्कुल रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 4 घंटा तो वो आदमी सोते हैं। 4 घंटा भी सोते नहीं होंगे, मुझे लगता है 4 घंटा भी वो मेडिटेशन ही करते होंगे। हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद वो सो नहीं पाता ना आदमी। देखिए ना, वो जो डरा हुआ आदमी होता है वो कब सो पाएगा? डरे हुए आदमी की बात, मतलब देखिए, अब ऐसा कहते हैं कि अगर आपने जीवन में पाप किए हो तो आपके वो पाप जो है वो आपको रात में जगाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उन्होंने कोई पाप किया है, ठीक है? बस मैं कह रही हूँ कि ऐसा कहते हैं लोग। जी, ऐसा कहते हैं। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने भी जो कुछ किया होगा 2002 में जो किया, 2020 में जो करवाया, उसकी वजह से वो जगह रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जगह रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आगे क्या करना है। जब आप पता ही है 2045 47 तो 2047 की बात होती है, 47 की बात होती है, अमृतकाल पे लेके जाना है।
ठीक है, आप लोग मृत काल मत समझिए, अमृत काल है वो, अमृत काल, ठीक है, अमृत काल में लेके जाना है, तो इसलिए सोचना तो पड़ेगा इंसान को, सोएगा कैसे, कैसे सोएगा, नहीं सोच सकता ना। ये बात आपकी वैसे ठीक है, पर मैं एक चीज और भी आपको दिखाना चाहता था। अगर आप देश की जनता के लिए इसका कुछ अर्थघटन कर दें, बताइए। वो निवेदन में ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाना चाहिए। अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ये कहीं कहीं रखा था संभाल के, मोदी जी की हर बात में संभाल के रखता हूँ एकदम। अब देखिए मोदी जी अभी वहां गए ना, जो अननोन सोल्जर का जो उनका वो है, रशिया में एक स्थल है, तो वहां पे वो फूल स्वर्ण स्मारक जो है वहां पे वो स्वर्ण वो अर्पित करने गए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए। देखिए कितना महान इंसान है, कितने महान व्यक्ति हैं। हमारे अभी अभी कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 5 हमारे जवान शहीद हुए, ठीक, और 5 हमारे जवान शहीद यहाँ पे हुए और उन्होंने वहां रशिया में उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। कितने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाई है हमारे जवानों को, है ना, जो हमारे जवान यहाँ पे शहीद हुए, उनका उन्होंने भले ही नाम नहीं लिया, भले ही उन्होंने उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया या फिर इस चीज को एक्नॉलेज भी नहीं किया है ना, क्योंकि दिन भर तो ट्विटर पे वो रहते नहीं, अनफॉर्चुनेट सी बात है, मतलब इंसान इतना बिजी रहता है, कितना ट्विटर करेगा, है ना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन चलिए, लेकिन आप देखिए उनके जहन में है, उनके मन में इन सबके लिए श्रद्धांजलि है, उनके मन में इन सबके लिए कितनी श्रद्धा है और कितनी इज्जत है कि उन्होंने वहां रशिया में जाके वहां पर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको ये सब चीजें, आप देखिए आप पत्रकार है, आपको ये सब चीजें पे लिखना चाहिए, बतानी चाहिए लोगों को कि वो कितनी बड़ा काम कर रहे। ठीक है कश्मीर का नाम नहीं लिया, ठीक है हमारे जवानों को शहादत के लिए उन्होंने नमन नहीं किया, कोई बात नहीं, रशिया में तो किया ना। ये अच्छी बात तो नहीं हुई ना। वो कैप्टन अंशुमान को मरणोपरांत जो है कीर्ति चक्र दिया जाता है, अब उनकी माताजी जाके राहुल गांधी से मिल लेती, कहती है कि अग्निवीर जो है बंद किया जाए। अब जी ये बात तो मैंने देखी, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, कैप्टन अंशुमान जो हमारे शहीद हैं, जिनको परमवीर चक्र या अशोक चक्र क्या मिला है उन्हें, कीर्ति चक्र क्या भी, हाँ ओके, तो जो मिला है उनकी माताजी जो है, जो मतलब ये देखिए उनकी माताजी की कोई गलती नहीं है, ये गलती कंप्लीटली राहुल गांधी की है, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी एक छवि ऐसी बनाई है कि वो जो लोग दुखियारे हैं या फिर वो जो लोग जिनको परेशानी है किसी भी तरीके की, जैसे हमारे छात्र हो गए, नीट वाले छात्र हो गए, वो भी उन्हीं के पास जाके पहुंच रहे कि बताइए सर हमारा मुद्दा रखिए। वो जो हमारे बेरोजगार हैं वो भी उन्हीं के पास जाके पहुंच रही है, सर हमारा मुद्दा रखिए। अग्निवीर जो है, अग्निवीर से जो लोग परेशान है, आपको वैसे पता होगा अग्निवीर से हमारे 20 सोल्जर्स अभी तक, 18 सोल्जर्स अभी तक वो शहादत मिल चुकी है, उनको शहीद हो चुके हैं। उनमें से आई थिंक 18 में से एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा कहा गया है, कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। तो वैसे लोग भी उनके परिवार भी जाके राहुल गांधी के पास पहुंचे। तो राहुल गांधी अपनी छवि इस तरीके की बनाकर कि लोग मेरे पास आ सकते हैं अपनी तकलीफें लेकर, लोग मेरे पास वो कर सकते हैं, मैं उन तकलीफों का हल निकालने की कोशिश करूंगा, मैं उनका दुख बांटने की कोशिश करूंगा, इस तरीके का एक इमेज वो बनाकर साबित क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हो? वो तो प्रधानमंत्री है नहीं, वो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? प्रधानमंत्री जी को, हाँ ठीक है प्रधानमंत्री जी इस वक्त थोड़ा सा बिजी हैं, इस वक्त वो वैश्विक चिंता को एक उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों में ग्लोबल एक थिंकिंग लाने के, भारत का डंका बजवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे चक्करों अभी थोड़ा सा बिजी हैं, लेकिन आएंगे। आपकी परेशानी, आपको आप बेरोजगार हैं, आपके घर में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा, थोड़े देश के लिए थोड़ा सा इतना ट्रबल आपको सहना चाहिए, इतना ट्रबल आपको ले। तो इसमें कि कैप्टन अंशुमन की माताजी जो हैं वो जाके राहुल जी से मिली, इसमें कैप्टन अंशुमन की माताजी की कोई गलती नहीं है, इसमें राहुल जी की गलती है, ठीक है। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बनाई कि मेरे पास लोग आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, ये बहुत गलत काम है, क्योंकि ये काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री इस वक्त बिजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीच में आ जाए काम करने के लिए, ठीक है। वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम ये है कि वो बस पार्लियामेंट में हल्ला करे, बस उनका इतना काम है। और जो हमारी जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं, सॉरी जो मीडिया के लोग हैं, वो माफ कीजिएगा, जो मीडिया के जो लोग हैं वो जितने उनको
उनको अच्छा लगता है गोदी में बैठना, भले बैठे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वैसे ऑब्वियसली और आपको देखना चाहिए, आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री या देश की सरकार इतनी वेलकमिंग है लोगों के प्रति कि गोद में बिठाती है सीधे। मतलब आपको चेयर तक में की यूज करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, ऐसी हमारी सरकार है। और उसकी आप इस तरह से आलोचना कर रहे हैं। मैं तो देखिए इसकी मैं भारी कंडेम करती, कड़ी निंदा करती हूँ मैं राजनाथ सिंह जी की तरफ। तो हाँ, तो ये बात है। तो इसमें कैप्टन अंजुमन के माता जी की कोई गलती नहीं है, ये गलती कंप्लीटली राहुल गांधी की है। उन्हें इस तरीके का काम ही नहीं करना चाहिए कि जनता उनके पास आए। अभी भी देखिए मणिपुर में घूम रहे हैं, बताइए जिस मणिपुर में आज तक इतने 1 साल हो गए मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है, 1 साल, हर दूसरे दिन 5 लोग मर जाते हैं, हर दूसरे दिन। कोई वहां पे सरकार का कोई चक्कर नहीं है, कोई सरकार का कोई चक्कर नहीं है वहां पे। मिलिट्री ही चला रही है, नॉट मिलिट्री, हमारी मिलिट्री नहीं, हमारी भी मिलिट्री नहीं, हमारी मिलिट्री भी वहां पे होती तो दूसरी बात है। हमारी मिलिट्री के तो वहां पे आर्म्स छीन लेते हैं आरंभाई टेंगोल के लोग। तो वहां पे उनकी एक पैरेलल सरकार चल रही है आतंकवादी संगठनों की। और तो वहां पे तो वो गए नहीं अभी तक, जहां मोदी जी तक नहीं गए वहां राहुल जी पहुंचे हुए हैं। क्यों भाई, क्यों? किसने बुलाया उन्हें? मणिपुर के लोगों ने बुलाया है ना? नहीं बुलाया ना उनको, तो काहे गए? जहां मोदी जी तक नहीं गए हैं अभी तक, वहां आपको जाने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात बड़ी बताइए आप। ये एकदम गलत चीज है। ये एक राहुल गांधी बहुत एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि देश के नेता को या फिर किसी लोगों के नेता को या फिर एक कम्युनिटी के नेता को या नेता को बेसिकली लीडर को, किसी भी लीडर को इस तरीके का होना चाहिए। एकदम गलत एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। और मुझे बहुत डर है कि अगर ये स्टैंडर्ड कांग्रेस के दूसरे लोग अपनाने लग गए, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बाकी दूसरे लोग भी अपने अपने जगहों में अपने अगर समस्तियों में जाकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर ऐसा करने लग गए, तो तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। तब तो हमारे लिए परेशानी की बात हो जाए, हमारे लिए मतलब भाजपा के लिए परेशानी की बात हो जाएगी कि अरे फिर उनको वोट कौन देगा। एनीवे, बट गलत बात है ये। राजनीति में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर मोदी जी रशिया जा रहे हैं, आप इधर वेस्ट में कहीं चले जाइए, अमेरिका घुमाइए, मणिपुर जाने की क्या जरूरत है? अभी हाथरस भी पहुंच गए थे राहुल जी, और देखा था मैंने वहां पर वो गले लगा रहे थे लोगों को। और आपने खुद ही देखा हाथरस वालों को, खुद ही जहाँ पे वो मरे हैं लोग, उनको खुद ही परेशानी नहीं है कि हम मरे हैं, तो तुम काहे गए वहां पे पहुंच के? तुम काहे बता रहे हो कि नहीं तुमको दर्द हुआ? जरूरत नहीं थी, भड़का रहे हैं लोगों को, सही बात नहीं है। कड़ी निंदा करते हैं राहुल जी की। वैसे ये वार्तालाप जो है हम चाहते थे कि कम से कम 1 घंटे का हो, लेकिन 3 बजे का हमने और एक टाइम दिया हुआ है ये इंटरव्यू का, मतलब एक और पॉलिटिकल इंटरव्यू है। बिल्कुल ना, हमको और बहुत सारे मुद्दे उस पर बात करनी थी, और बड़ा, अरे फिर से बुला लीजिएगा, क्या है। हाँ, तो फिर से एक बार मिलेंगे वापस, क्योंकि हाँ, आप इसमें से छोटे वाले क्लिप निकाल के YouTube शॉर्ट्स चलाइएगा ना, तो फिर से आपके भी लोग के सब्सक्रिप्शन कर जाएंगे, मैं बता रही हूँ। हम वो नहीं करेंगे। ये जाएगा पूरा अनकट जाएगा, पूरा अनकट जाएगा। बहुत बढ़िया, पूरा जाएगा। पर मिलना है और भी बातें करनी है, क्योंकि बिल्कुल हमारी बहुत सारी जिज्ञासा जो है अभी तक जो है वो उसका शमन नहीं हुआ है। तो करेंगे फिर। बिल्कुल करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद मयूर जी। हर हर मोदी। एक ही बात है। चलिए, बाय मयूर जी। बाय। चलिए, मिलते हैं। तो दोस्तों, ये बातचीत थी, आपने सुनी। वह बहुत और भी जो है मुद्दे उसको हम छूना चाहते थे व्यंग के माध्यम से, पर अब समय आज थोड़ा कम पड़ा है, क्योंकि एक और इंटरव्यू जो है वो लाइनअप है। पर आपको ये बातचीत कैसी भी लगी हो, कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको शेयर करें, और हमारा जो चैनल है भाई, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।